अच्छा, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज, ओके ठीक है, ले लेंगे। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि if the price of an article is decreased by 20%, ठीक है, and then the new price is increased by 25%, what is the net change in price? देखो इसमें कहीं पे भी कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज परसेंटेज में सब दिया हुआ है। तो मैंने हमेशा क्या बोले, जब परसेंटेज में रहे तो 100 अज्यूम कर लो, है ना। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 100। 100 रुपए मान लेते कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल का प्राइस कितना था, 100 रुपीज था। अब इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो और उसको एग्जीक्यूट करते जाओ। जैसे क्या बोलते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर 100 रुपए प्राइस था, इसको बोल रहा है कि डिक्रीज कर दो 80% से, तो कितना, 20 रुपए कम हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, है ना। इस डिक्रीज, सॉरी 20%, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 20%, यानी कितना बचेगा, 80 रुपीज। 20% हमने डिक्रीज कर दिया, 80 रुपीज बचा। अब क्या बोल रहे हैं इसके बाद, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि अब 80 में फिर से तुम 25% इंक्रीज करो, 80 में 25% इंक्रीज करो, प्लस करो, तो 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ 80, पुराने प्राइस, मतलब जो नया वाला प्राइस है 80, उसका 25%, 25% ऑफ 80 कितना होता है, सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर लो। चलो सिंपल तरीके से कर लो, ठीक है, 25/100 डिवाइडेड बाई 80, 25% इंक्रीज होगा, 25% कितना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होता है, 200, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 है ना, 200 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है, 20, यानी कि 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वापस से कितना हो जाएगा, 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0%, चेंज इन प्राइस 0% होगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को, अभी इस क्वेश्चन को देख करके हमने एक मैथमेटिकली किया, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये समझ में आता है कि एक आर्टिकल को सबसे पहले इन्होंने 20% से क्या किया था, डिक्रीज किया था, उसके बाद उसको 25% से इंक्रीज किया तो सेम आया। तो कभी भी अगर स्टेटमेंट ऐसा आए तो एक मतलब अब तुम्हें दिमाग में एक लॉजिकल तरीके से ये चीज फिट हो जानी चाहिए कि अगर सपोज उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है, बस ऐसा बोला है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज डिक्रीज्ड बाय x परसेंटेज एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय x परसेंटेज, देन विल द प्राइस ऑफ द आर्टिकल रिमेन सेम? तो आंसर है नो, इट विल नॉट रिमेन सेम, ठीक है। x से ही डिक्रीज किया, x से ही इंक्रीज करेंगे तो नहीं होगा। देख रहे हो, 20 था पहले, बाद में 25 से इंक्रीज करना पड़ा। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी बता रहा हूं मैं, ताकि कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको लॉजिकली भी हम सोच सकें, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 2020 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रथमेश ने पूछा है। 2020 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यानी द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन 30% वुमेन, ये वाला क्वेश्चन है ना प्रथमेश? यही वाला क्वेश्चन बोलो ना, एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ 40% मैन एंड 30% वुमेन। मुझे, हाँ ओके, थैंक्स प्रथमेश। यश, एक काम करो, मुझे थोड़ा ये बताओ कि तुमने जो क्वेश्चन नंबर 26 बताया है, वो कौन से ईयर का क्वेश्चन है, उस ईयर में कौन सा क्वेश्चन है?
जैसे कि प्रथमेश ने बताया 2020 का सेकंड क्वेश्चन, उस टाइप से बता दो। ठीक है, तो प्रथमेश अभी हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी प्रथमेश ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके, 2021 का फर्स्ट, ठीक है यश, हम करेंगे सर। तो प्रथमेश का क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है। इसमें ये सेकंड ऑप्शन मैंने कल चेंज करवाया था ना, ये सेकंड ऑप्शन शुड बी आई थिंक 32 2/7%, आई थिंक ऐसा। चलो कोई नहीं, हम तो वैसे सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा ऑप्शन को कंफर्म कर लेता हूँ कि ये 32 2/7 है कि नहीं, ठीक है। क्या मैंने उस दिन कल क्या लिखवाया था, एक बार बताना। हाँ हाँ हाँ, जाने दो कोई नहीं। सेकंड क्या था, सेकंड 34 था। अच्छा, और एक मिनट रुको, ये वाला 34 ही था। आ जाओ आ जाओ। और थर्ड वाला क्या था, 32 2/7। ओके, तो ये थर्ड वाला हमने कल चेंज करा था, 34 2/7। ओके, लास्ट वाला सेम था। ओके चलो, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इस चीज को। सोनल तो मान ही रही थी इतने से। अच्छा अच्छा, 34.2 आया था। ओके, आई थिंक वो सही है। मतलब ऑप्शन 34 2/7 ये लिखवाया था ना, अभी मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, चलो जाने दो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को ना सिंपल तरीके से हम ऐसे सोचेंगे। मैं उस दिन डिस्कस करना स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को और लाइट चली गई थी, है ना। तो लाइट नहीं गई थी, सब टेक्निकल इशू आ गया था। तो इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मेन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। ठीक, क्या बोलता है कि जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ सिटी में उसमें 40% मेन है और 30% वुमेन है, वो मैरिड है। तो मैंने तुम्हें एक लॉजिक ये बताया था कि भाई एक ही शहर में अगर वुमेन एंड मेन मैरिड हैं तो इसका मतलब यही जो मैरिड मेन है उन्होंने इन्हीं मैरिड वुमेन के साथ शादी की होगी ना, तभी तो वो मैरिड है, ऐसा वाला। तो इस लॉजिक से अगर हम देखें तो 40% ऑफ मैन का मतलब 40, अगर हम मैन का की वैल्यू एम ले लें तो 40 मल्टीप्लाइड बाय एम इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय एफ होगा, ठीक है। परसेंट परसेंट ऑफ मैन बोल रहा है, लो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने परसेंट भी लिख दिया। लेकिन अगर परसेंट लिखा इक्वल टू के इस साइड है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 40 मैन इक्वल टू 30 वुमेन लिख दिया, ठीक है। 40 मेल इक्वल टू 30 फीमेल, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि मेल इज टू फीमेल का हम रेशियो ऐसा लिख सकते हैं कि मेल एम बाय एफ इज इक्वल टू 30/40। ये रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, ये रेशियो है ना, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि सपोज कर लो कि नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू 30 है और नंबर ऑफ फीमेल इक्वल टू 40 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं इन चीजों को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं आगे लिखता हूँ। आगे क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन if no man marries more than one woman and no women marries more than one man, ठीक है। अब सबसे पहला चीज इसमें ये बताया है कि भाई 40% ऑफ द मेन आर मैरिड। टोटल मेन कितने, 30। 30 का 40% कितना होता है, 30 का 40% कितना होता है, 40/100 इज इक्वल टू 12, यानी 12 मेन आ गए और विमेन कितने आ जाएंगे, वेमेन भी आ जाएंगे आपकी 40 मल्टीप्लाइड बाई 30% ऑफ द वेमेन है, तो 30% इज इक्वल टू 12।
इसका मतलब क्या बताया कि ये 12 लोगों ने, लड़कों ने इन्हीं 12 औरतों के साथ शादी की है ना। दीज 12 men got married with these 12 women, है ना। अभी एकदम से चमक रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है एकदम, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोलते हैं कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, और फिर बस कंडीशन दिया कि एक आदमी ने एक ही से शादी की है और कोई भी विडोवर्स या विडोज नहीं है वहां पे। तो वैसे में सीधा सा बात है, मैरिड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 12 + 12, 24 इज द मैरिड पॉपुलेशन आउट ऑफ कितने, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 30 + 40, 70 है टोटल पॉपुलेशन, 24 आउट ऑफ 70। इसको परसेंटेज में तुम्हें निकालना है तो सीधा सा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अभी इसको तुम सॉल्व अगर करते हो तो तुम्हें यही पता चलेगा कि भाई 7 3 21 बचा 30, ठीक है, 7 3 21 अगेन, ठीक है, तो मैं नीचे लिखूंगा 7 7 इसको पूरा लिख लो यार, 40/7, 7 3 21, 7 4 28, 21 30, 7 4 28, 4 and 2 2/7, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 34 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन था। ठीक है, 34 2/7, क्लियर है। फैजान ने फिर पूछा है कि सर प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग्स ऑफ लास्ट लेक्चर। फैजान मैंने बता दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, आई थिंक आपके साथ शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रथमेश क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ ये वाला। हाँ ठीक है, वेरी गुड यश। चलो अभी यश ने अगला क्वेश्चन बोला है कि सर 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। 2021 का कौन सा क्वेश्चन है। 2020, अच्छा, स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे मैं इरेज कर दूं अभी जो बोर्ड पे। चलो क्वेश्चन दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, 2030 में ये वाला, ओके। चलो फिर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर। एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो यश ही है, यश का क्वेश्चन है तो यश का ही नाम लेते हैं। यश ने 6 पेपर दिए, ठीक है, यश ने 6 पेपर दिए और ये क्या बोलता है, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर। और उसने बोला है कि जो ये जो 6 इसने एग्जाम्स लिखे हैं सब बराबर बराबर मार्क्स के हैं। जैसे हमारा मेंस का पेपर सारे बराबर मार्क्स का ही होता है, ठीक है, उस तरीके से ऑप्शनल के पेपर को छोड़ करके जीएस के सारे पेपर मेंस में इक्वल मार्क के होते हैं। वैसे ही मतलब मान लो कि 6 पेपर्स दिए थे यश ने और उसने हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:6:7:8:9:10। इस प्रोपोर्शन में उसको मार्क्स आए हैं अपने इन सारे पेपर्स में। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%. So in how many number of paper did he score less than 6%, 60% of the maximum mark? देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अगेन ये क्वेश्चन में कहीं पे भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं दी गई है, केवल और केवल रेशियो दिया है और दिया गया है परसेंटेज। ठीक है, तो हम अज्यूम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी नंबर को इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं।
यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन दिया है ना कि भाई इसमें ऐसा बोला है कि ये जो स्टूडेंट 1 है, जो कि हमारे केस में यश है, ये यश के बारे में ऐसा बताया गया है कि इसने पहला जो पेपर दिया उसको मैं P1 ले लेता हूँ। P1 इज टू P2 इज टू P3 ऐसे करके दिया हुआ रेशियो। तो मैं मान लेता हूँ कि P1 में, पेपर 1 में इसको 50 मार्क्स थे, ठीक है। P2 में इसको थे 60 मार्क्स, P3 में इसको थे 70 मार्क्स, P4 में इसको थे 80 मार्क्स, ठीक है। P5 में इसको थे 90 मार्क्स और P6 में इसको थे 100 मार्क्स। रेशियो कौन सा सही है? ठीक है, इस रेशियो में मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इसको ऐसे से आते हैं। अब क्या बोलते हैं कि भाई अगर इसके सारे स्कोर को तुम ऐड कर लो तो वो 60% ऑफ द टोटल स्कोर आता है, ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 100 कितना होता है? 150, 150 है ना। 60 प्लस 90 कितना होता है? 150। और 70 प्लस 80 भी क्या होता है? 150। तो ये चीज देख करके 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 450, ठीक है। तो 450 मार्क्स जो है वो क्या बताते हैं ये, इस सबको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। हाँ तो ये, हाँ तो ये बताता है कि सर ये जो 450 मार्क्स है ना, दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ द मार्क्स, दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ द मार्क्स। सर ये 450 मार्क्स जो है वो 60% ऑफ मार्क्स के बराबर है। अगर 60% मार्क के बराबर है तो 100% ऑफ द मार्क कितना होगा? टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क होगा 100 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 450, ठीक है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 से डिवाइड किया 50। अभी 50 मल्टीप्लाइड बाय 15 तुम्हें करना है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है तुम्हारा? होता है 750, है ना। तो 750 मार्क्स जो है तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे? टोटल मार्क्स हो जाएंगे। समझ गए? इतना अभी हमारा आ गया। अब क्या बोलते हैं, हाउ मेनी पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, ठीक है। यानी कि इसका कहना है कि इसने कितने इंडिविजुअल पेपर्स में, ओवरऑल तो इसने 60% लेके आया है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यश ने इंडिविजुअल पेपर्स में कितने पेपर ऐसे थे जिसमें उसके 60% से कम मार्क आए, है ना। तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि हर एक पेपर कितने मार्क का होगा। अगर 750 टोटल मार्क इन द एग्जाम है तो हर एक पेपर कितने मार्क का होगा? 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 पेपर है टोटल, है ना। तो 750 डिवाइडेड बाय 6, 750 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, कितना आता है? 6 1 जा 6, बचा कितना? 15, 6 2 जा 12, बचा कितना? 30 एंड 6 5 जा 30। तो 125 मार्क्स, ठीक है। तो 125 मार्क्स का उसका हर एक पेपर है। अब बात आती है ये देखने की कि 125 मार्क का तो उसका एक पेपर है, ये क्या बोलता है 60% से कम कितने में आया। तो 125 का 60% देख लेते हैं। 60% ऑफ 125 कितना होता है ना। ये हो गया 10, ठीक है। इसके बाद फिर तुम इसको अगेन डिवाइड कर लो, 2 से कर लो डिवाइड, ठीक है। तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 3, 5 से इसको डिवाइड कर लो, ये बचेगा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 75। अब तुम्हें ये देखना है कि 75 मार्क्स से कम कितने पेपर में आए। तो पेपर वन में आए इसको कम, पेपर 2 में भी आए 75 से कम, पेपर 3 में भी 75 से कम आए, उसके बाद सब में उसको ज्यादा आए 75 से। तो इसका मतलब इसको कितने पेपर में आए? 1 2 एंड 3, आंसर इज 3, ठीक है। यश समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है हमारा? क्लियर है यश? चलो शाबाश, क्लियर है तो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन से है? चलो 27 है ना। हम स्लाइड चेंज करें, नोट नहीं करना है ना? कर लिया, ओके शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम इंडिया
ठीक है, 50% students are girls. If 30% of Indian students are girls, then what percent of foreign students are boys? है ना, बड़ा ऐसे पजल पजल टाइप क्वेश्चन पूरा ऐसे दे, ये वो ऐसे वैसे हैं। चलो हम इसको पजल को करेंगे पहले सिंप्लीफाई। ये बोलता है इन अ क्लास 100%, सारे डेटा परसेंट में दिए हुए हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक क्लास में ना 100 बच्चे हैं बस, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन हो जाएगा कि लेट देयर बी 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हो जाएगी 100 स्टूडेंट्स। चलो पकड़ लेते हैं 100, 100 स्टूडेंट्स हो गए। अरे ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है क्या उधर? कोई नहीं, मैं ब्लू कर लेता हूँ, रेड रेड दे देता हूँ, रेड ज्यादा अच्छा दिखेगा। रेड ज्यादा अच्छा दिखता है ना दूर से, क्यों क्यों दिखता है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की। शाबाश, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? हाँ हाँ, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। यानी कि वायलेट कलर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। चलो ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है टोटल इन अ क्लास, 60% ऑफ स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम इंडिया। चलो ठीक है, अब बोलता है कि भाई 60% ऑफ स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया लिख लेते हैं हम। अरे अरे अरे, ये कहीं और लिखा गया, यहाँ इंडिया ले लेते हैं और यहाँ पे फॉरेन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, मतलब टोटल इंडिया से कितने हैं? 60 हैं। इसका मतलब फॉरेन से कितने होंगे? 40 होंगे, खत्म बात। अब बोलता है कि एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, यानी कि हमें ये पता है कि टोटल गर्ल्स कितनी है। आउट ऑफ दीज गर्ल्स इक्वल टू 50, एंड बॉयज कितने होंगे फिर? बॉयज 50 होंगे। ये डेटा हमें एक और मिल गया। अगला डेटा क्या बोलता है? इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बोलता है कि भाई इंडिया के 60 बच्चे हैं, उसमें से 30% आर गर्ल्स। अगर 30% गर्ल्स हैं, यानी कि 60 का 30% कितना होगा? 3 6 18, यानी कि 18 गर्ल्स होंगी यहाँ पे। 18 गर्ल्स हैं। अगर 18 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे बॉयज कितने होंगे? 60 माइनस 18 कितना होता है? कितना होता है? 42, यानी 42 बॉयज होंगे, ठीक है। अगर 18 गर्ल्स यहाँ पे होगी, टोटल गर्ल्स क्लास में कितनी है? टोटल गर्ल कितनी है? 50 है। और 18 उसमें से इंडियन है, तो फॉरेनर कितनी होगी? 50 माइनस 18, सही है। 50 माइनस 18 कितना होता है? 50 माइनस 18 कितना होता है? शाबाश, सॉरी इस साइड कर रहा हूं मैं। 32, ठीक है। तो आउट ऑफ देम 32 गर्ल्स जो है वो फॉरेन वाली गर्ल्स होंगी। अगर 32 फॉरेन वाली गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे फॉरेन वाले? 8 बॉयज होंगे। चलो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज? कितने परसेंट फॉरेन स्टूडेंट बॉयज हैं? तो जब 8 बॉयज हैं और टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितने 40 हैं, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा 20%। आंसर आ गया डी। सो 20% आर फॉरेन बॉयज। क्लियर है? अच्छा, ओके ओके, हाँ वो थोड़ा ना बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो नहीं होगी गलती, है ना सोनल? हमने इस ये वाला क्वेश्चन दो इस टाइप का प्रैक्टिस किया था पहले, है ये श्योर? ओ स्नेहा, आई एम सॉरी, मेरे को सोनल सोनल याद आ रहा था। एनी मोर डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? आपको कोई डाउट है पिछले क्लास? नहीं है, ठीक है। चलो अगर नहीं है तो अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज को सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये एवरेज और परसेंटेज ना
ऐसे टॉपिक्स है जो कि कंबाइंड टुगेदर भी आते हैं, कई बार अलग अलग भी आते हैं, तो हमने वैसे तो सेपरेट करके रखा हुआ है एवरेज को। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कि हम चीजों को मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक। परसेंटेज ऑफ स्पीड हो सकती है, स्पीड टाइम से रिलेटेड भी परसेंटेज में आ सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड आ सकता है, एवरेज से रिलेट होकर आ सकता है। तो ये बड़ा मिक्स मिक्स वाला टॉपिक है। अब हम एवरेज पे आ जाते हैं। तो एवरेज क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज एवरेज? हम ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज का समझने में, कि एवरेज का क्या मतलब होता है। देखो, एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का बीच का पार्ट निकालना। जो एवरेज जो स्टार्ट में निकला था ना, वो इस चीज के लिए निकला था कि अगर हमें कभी भी कोई चीज अज्यूम करने बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में अभी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अगर मुझे बोला जाए कि भाई इस पर्टिकुलर क्लास का एक स्टूडेंट का वेट कितना होगा, तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्योंकि तुम तीनों का वेट अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम किसके वेट को लें और बोले कि भाई कितना वेट होगा? तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है, तुम बताओ। क्यों ऐसे कर रहे हो? तीनों के वेट को ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, क्यों? अच्छा, ओके। तो स्नेहल का कहना है सर हम एक को प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, तो हम ना तीनों को ऐड कर लेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा, वेट वेट छोड़ो। 20 एक का वेट है, एक का वेट 30 kg है, एक का वेट 40 kg है, सिंपल। मुझे बताओ एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास कितनी होगी? 30। तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे? तुमने 30 आंसर दिया, तो ऊपर में दिख रहा है, बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 30। इसका क्या मतलब है? अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल इक्वल ये डिफरेंस रहे दो के बीच में, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी रहता है वैसा अगर रहे, तो उस केस में बीच वाला नंबर जो होता है वो हमेशा मीन होता है या एवरेज होता है। अगर मुझे कोई भी डेटा मिल जाए, कोई भी डेटा, सिंपल सा चीज है, मैं एवरेज इसलिए निकालता हूं क्योंकि मुझे एक बीच का चीज चाहिए होता है, ताकि हम एक उस पर्टिकुलर नंबर को लेकर के बोल सके कि हाँ यही है, ठीक है। तुम एक इसका ना प्रैक्टिकली बहुत सारा यूज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। मैं आज अगर इस पेन को सोच लूं कि मैं अपने इस फिंगर पे खड़ा कर लेता हूँ, तो ये पेन गिर जाएगा, है ना, इसको गिराएंगे नहीं, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा मैं गिराने पे, ये वाला गिरेगा तो चलेगा, ठीक है। तो देखो सपोज ये मैंने यहाँ पे मैंने इसको रखा है, और मैं यहाँ पे रखूंगा तो इस साइड गिरेगा, यहाँ रखूंगा इस साइड गिरेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको देखने का कि मैं इसको ऐसे जगह पे रखूं कि स्थिर खड़ा हो जाए, है ना। तो वो जो जो पॉइंट है तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्ट सेंटर में नहीं भी है, थोड़ा सा इस साइड टिल्टेड है, क्यों? क्योंकि इस साइड लगा है ढक्कन, इसका वेट ज्यादा है, मुझे इस साइड शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चीज बताता है कि एवरेज जो होता है ना, वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट होता है जहां पे की टोटल मास जो है वो बैलेंस हो जाए, सब चीज बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, 20 30 40 टाइप पैटर्न आता है, तुम्हें उसे कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, तुम बीच वाला नंबर ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का है। तो एवरेज इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ जो भी है उसका बीच वाला चीज है। अब जो स्नेहल ने बताया वो देख लेते हैं। एवरेज का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला इस कैलकुलेशन को बनाता है आसान, क्योंकि यहां पे तो हमें इक्वल डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन व्हाट इफ देयर इज नो इक्वल डिफरेंस? फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 20, देयर इज 40 एंड देयर इज 50, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, उस केस में फिर 20 प्लस 40 प्लस 50 करोगे, ठीक है, या सॉरी मतलब तुम एवरेज कैसे निकालोगे? तुम्हें दिक्कत होगी, है ना, 40 इज नॉट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ इट। लेकिन अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले ऊपर में दिए हुए सारे नंबर को करूंगा प्लस ऐड, यानी जिनका मुझे एवरेज निकालना उनको मैं ऐड करूंगा। करने पे 20 प्लस 40 60 प्लस 50 इज 110, 110 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कितने नंबर को मैंने ऐड किया है, 1 2 एंड 3, इसलिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये मेरा एवरेज का फॉर्मूला आता है, तो इसका एवरेज हो जाएगा 110/3। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इज समेशन ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, है ना। एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल, जाने दो ऐसे फर्जीवाड़ा। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। मैं अगर तुम कहीं पे नोट करने वाले हो तो ऐसे लिख लो, एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। एक वैसा रेफरेंस के लिए लिख लो, ठीक है। बाकी फॉर्मूले तो चलता रहेगा दिमाग में, अगर कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो फॉर्मूले अपने आप लिख दोगे जो भी है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे दिया टिक करना है, फिर मेंस का पेपर लिखना है, फिर इंटरव्यू देना है इसका क्या करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्या सी आ रहा है आंसर? ओके, एंड दिस पार्डन सर, क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज। ठीक है स्वास्तिक, हम ना अब एंड ऑफ द क्लास में ले लेंगे वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन 28 मुझे तुम्हें ये ऐसे बताना पड़ेगा कि कौन से ईयर का कौन से नंबर का क्वेश्चन है। जैसे 2021 का सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप से बताना पड़ेगा। यश का आंसर आ गया है डी, एंड ए, पता नहीं ए कौन है, उसका आंसर आया है सी। आंसर डी आ रहा है तुम्हारा भी? अच्छा, और तुम्हारा भी डी आया है? ओके, स्वास्थ्य, अच्छा 2021 का थर्ड। ठीक है स्वास्तिक, मैं इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा डाउट ले लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या बोलता है, अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। यानी कि उसको पहले 3 टेस्ट में n एवरेज मिला था, n स्कोर। अगर n वाज द एवरेज, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल स्कोर कितना मिला होगा उसको 3 मिला करके, 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस n प्लस n। एवरेज स्कोर n था ना पहले 3 में, तो n n n लिख देते हैं तुरंत से। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स। प्रीवियस एवरेज स्कोर से वो 20 पॉइंट एक्सीड कर जाती है अपने फोर्थ टेस्ट में, यानी कि इसको फोर्थ टेस्ट में कितना होगा, n+4, सॉरी n+20, ये आया होगा फोर्थ टेस्ट में। तो ये क्या बोलता है, 20, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, सिंपल सिंपल। क्या आंसर आ रहा है इसका तुम्हारा, 4n+20 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम n+5 लिख लेते हैं। आंसर इजी वन,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, +5 हो जाएगा क्योंकि 4 में तुमने 20 को डिवाइड कर लिया, सीधा 5 5 प्लस कर लो तो n+5 हो जाएगा। शाबाश, वैसे कर सकते हो, दिमाग में सोच के कर लो। तो इस तरीके से बिल्कुल, अगर तुम ऐसे सोच के करोगे तब तो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। लेकिन बाकी लोग को मैं ये बोलूंगा कि डरना मत इन चीजों को सुन करके कि स्नेहल क्या बोल रही है, ठीक है। तुम अपने तरीके से करो, सिंपल जो दिमाग में समझ में आए वैसे करो, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो है ना, हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको करने का तरीका बहुत अच्छा अच्छा है। और इंस्टीड जैसे कि कई मतलब बच्चों का तो पता चलता ही है कि मतलब फास्ट कैलकुलेशन है, जैसे तुम्हारा है स्नेहल, फिर वो आकांक्षा का अच्छा है, यश है, स्वास्तिक है, ठीक है। तो इन लोग के सबके अच्छे कैलकुलेशंस हैं। हाँ से तो अपने तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो तरीका बताता हूँ वो एकदम वो सिंपल बताता हूँ कि मतलब सबको समझ में आए ऐसा, ठीक है। स्वस्तिक का डाउट ले लेते थे। तुम्हारे फर्स्ट क्लास है क्या कि तुम ऑनलाइन अटेंड कर? हाँ, अरे राशि गुड, राशि की भी स्पीड अच्छी है। ठीक है, तो अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाए। टू थाउजेंड कितना कुछ, 2021 का क्वेश्चन, 2021 का थर्ड, ओके। 2021 का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? 2021 का 1 2 3, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय, ये वाला पूछ रहे हो तुम? स्वास्तिक, प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, अरे स्वास्तिक, ये तो हमने आज आते ही साथ सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि अज्यूम कर लो कि इस प्रोडक्ट का ना कॉस्ट 100 रुपए था, ठीक है। उसके बाद इसको इन्होंने 20% से डिक्रीज कर दिया। 20% से डिक्रीज करने का मतलब 80 रुपीज हो जाएगा। 100 रुपीज का प्रोडक्ट 20% डिक्रीज कर दिया रेट, मतलब 80 का हो जाएगा। फिर इसने बोला 25% इंक्रीज कर दिया, तो 25% ऑफ 80 कितना होता है? 25/4, 20, यानी 20 रुपए से ऐड हो जाएगा, यानी 80 है, 80 प्लस 20 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए वापस हो जाएगा। तो ये इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ये आंसर रहेगा। तुम्हें समझ में आया क्या मैंने क्या बताया कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया? नो प्रॉब्लम स्वस्तिक, बट तुम ये बताओ कि तुम्हें अभी का समझ में आया क्या? एक मिनट एक मिनट। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, सबसे क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके ओके समझते, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। इसके पिछले वाले क्वेश्चन को स्नेहल ने जिस लॉजिक से किया था, पहले मैं उस पहले तुम लोग कर लो, सेम ही लॉजिक है। डी आंसर है, ऑप्शन ए है राशि, गुड।
क्या कर रही हो उसने, फिर से देखो। फैजान ने बोला सी 20,000। अच्छा, मेरे पास एक सी है आंसर, एक ए है आंसर, एक और ए आया है प्रथमेश का। प्रथमेश भी ए बता रहा है। ओके। यश का भी आंसर ए आया है। स्वस्तिक, तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। स्वस्तिक का भी ए आया है। चलो ठीक है। तुम्हारा भी आ रहा है। चलो फिर अब हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज रुपीज 10,000। यानी कि ये बोलता है कि भाई 5 लोग का फैमिली है और 10,000 रुपीज उनका एवरेज इनकम। एवरेज इनकम अगर 10,000 है तो टोटल इनकम कितना होगा? टोटल इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय दी नंबर्स, टोटल नंबर, है ना। इसको मैं टोटल नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये रहता है ना। यानी कि हमारा टोटल कितना होगा? टोटल शुड बी इक्वल टू एवरेज, हमारा कितना है? 10,000 है। और टोटल फैमिली मेंबर्स कितने? 5 हैं। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 50,000। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्रीज बाय 1,20,000 पर ईयर। देखो यहाँ तुमने गलती की है, वो पर ईयर लिखा है और ऊपर मंथली दिया है। ठीक है, तो पर ईयर है। अगर एक साल में 1,20,000 है तो एक महीने में कितना करेगा? 12 से डिवाइड कर लो, सेम 10,000, 10,000 रुपए। तो हम इसका कहना है कि भाई अगर टोटल 10,000 से इंक्रीज हो जाता है, अगर टोटल 10,000 से इंक्रीज हो जाता है यानी 60,000 अब टोटल है, तो पूछ रहे हैं कि एवरेज कितना होगा। तो एवरेज विल बी अब नाउ 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 5। 5 5 बाय 60,000 आ जाएगा तुम्हारा 12,000। आंसर इज ए। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब और दूसरा चीज, जैसे कि स्नेहल तुमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है, सेम तरीके से तुम इसको भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? सेम यही तुम बोलोगे कि देखो पहले कितना था कि इनका एवरेज इनकम वाज 10,000। ठीक है, दिमाग से अगर करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन दिमाग से स्नेहल ने किया था, सेम उस तरीके से इसको भी बिना कैलकुलेट के कर सकते हैं कि 10,000 पर पर्सन उसकी ये है, मतलब एवरेज है। अब पूछ रहे हैं कि 1,20,000 से किसी एक का बढ़ गया। अगर एक का बढ़ा है 1,20,000 मतलब कि 10,000 रुपए महीने का बढ़ गया है उसका, तो 10,000 रुपए को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 2,000। यानी कि जैसे 10,000 रुपए पूरी फैमिली का बढ़ा, तो पर पर्सन कितना बढ़ा? 2,000 रुपए पर पर्सन बढ़ा। पहले पर पर्सन कितना था एवरेज? 10,000, अब 2,000 और बढ़ जाएगा यानी 12,000 सीधा। ठीक है, बट अगर ये दिमाग लगाने में दिक्कत होती है या नहीं समझ में आता तो सिंपल तरीके से अपना करो, आंसर लेके आओ यार। 33% स्कोर करना है बस। मेरा टारगेट ये है कि तुम लोग सी सेट को पास कर दो, खत्म बात। कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर, छोटे तरीके से बड़े तरीके से, ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके सी सेट में जो करना चाहते हो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट।
50 केजी है। ओके, राशि का आंसर आ गया है। सी आंसर है। चलो ठीक है, शाबाश। यश का भी आंसर सी आया है। स्नेहल क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है क्या इस टॉपिक में थोड़ी? क्या दिक्कत हो रही है? चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे पहले एक बार आसान, आराम से समझ के, ठीक है? कोई बात नहीं है। फैजान का भी आंसर सी है। गुड फैजान। तो 30 सेकेंड्स और ले लो, दिखाओ तो कैसे कर रहे हो तुम स्नेहल। सोच रही हूँ, सॉल्व भी कर रही थी। हाँ हाँ, स्टार्टिंग का कोड आया तो ऐसे सोच रहे हो ना? तो बीच का कैसे आएगा? अगर तुम सपोज कर लो कि अ, दोनों के एवरेज जितना दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों को अगर ऐड करते हो, पहले स्टार्टिंग का एवरेज कितना है? 45 है ना? यानी 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर करती हो तुम, तो तुमको टोटल वेट मिल जाएगा 45। एवरेज अगर 45 है, 5 लोगों का है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है? तो वो पांच पांच बार ऐड कर लो। अ, और फिर आगे लास्ट 5 लोग तो 9 ही हैं, यानी बीच वाला बंदा रिपीट हो रहा है ना? अगर इन दोनों को तुम ऐड कर लोगी तो तुम्हें ये पता है कि टोटल एडिशन जो हमने किया है, उसमें जो बीच वाला बंदा है उसका वेट एक बार और एडेड है, डबल टाइम एडेड है ना? तो तुम टोटल अगर एवरेज, टोटल एवरेज से जितना सम आ रहा है उससे माइनस कर लो, तो तुम्हें बीच वाले का आ जाएगा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? तो ये बोलता है सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 केजी। सीधा सीधा बात बोला है कि भाई 9 लोग हैं और 50 किलो उनका एवरेज वेट है। 50 किलो एवरेज वेट है, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 450 केजी टोटल वेट हो गए इन सारे लोगों के, टोटल वेट। इसके बाद बोलता है द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5%। हमें ये पता है कि भाई 9 लोग हैं ना, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 एंड P9। 9 लोग हैं और इसमें ये बोल रहा है कि पहले 5 लोगों का अगर हम एवरेज लें तो वो 45 केजी आता है, ठीक है? तो पहले 5 लोगों का 45 केजी आ रहा है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 नहीं, 225, ठीक है? 225 केजी आएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट 5 का। इसके बाद बोलता है कि भाई अगर हमारे पास लास्ट 5 लोगों का 55 केजी है, लास्ट 5 का मतलब 1 2 3 4 5, यानी लास्ट 5 में ये अब दिख रहा है कि ये P5 जो है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। आगे से काउंट करने पे, पीछे से काउंट करने पे दोनों टाइम रिपीट हो रहा है। लेकिन चलो हम ना पहले डेटा पे ध्यान देते हैं। बोलता है कि लास्ट 5 लोगों का 55 केजी है। 55 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा? 55 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 से बड़ा है, 50 किलो बढ़ा लो इसमें, मतलब 275 केजी, ठीक है? ये है तुम्हारे लास्ट 5 का टोटल वेट, लास्ट 5 का टोटल वेट, ठीक है? अगर तुम अगर इसके डेटा के हिसाब से फर्स्ट 5 और लास्ट 5 का तुम करो, तो टोटल कितना निकल के आता है? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 इज 10, 0 1 कैरी, 5 + 5 इज 10, 0 1 कैरी, एंड दिस इज 500, यानी 500 केजीज आ जा रहे हैं। ये आ जा रहे हैं अगर इनका जो डेटा है जिसमें कि ये P5 2 बार रिपीट हो रहा है उसका वेट है। मुझे पता है कि इस 450 जो मेरा टोटल वेट आया था, इसमें अगर मैं एक बार, सॉरी, 1 मिनट, ये 450 जो मेरा वेट आया था, अगर ये बराबर है किसके? 500 केजी, उसमें माइनस अगर मैं कर दूं
P5 का वेट, फिफ्थ पर्सन का वेट अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिफ्थ पर्सन का वेट एडेड है 500 वाले में। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन करूंगा, 500 माइनस 450, एंड P5 का जो वेट है वो मेरा आ जाएगा 50 kg। इस तरीके से इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, फैजान क्लियर है? तुमने शायद ए बोला था ना आंसर? फैजान ने भी सी बोला था, चलो ठीक है। गुड फैजान, गुड एवरीवन। अच्छा, ए बोल रहा है सर रिपीट करो, चलो ठीक है, इसको हम रिपीट करते हैं, समझते हैं। ये बोलता है कि सर द सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg। ठीक है, 9% का एवरेज वेट 50 kg है, तो मैं इसको 9 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर लेता हूं, तो मेरे पास टोटल वेट ऑफ ऑल 9% आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ए है कौन? चलो यहाँ तक क्लियर है, यस ओके। अगर अगर ये क्लियर है तो इसके बाद ये क्या बोलता है, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5%, फर्स्ट 5 मतलब P1 से लेके P5 जो है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो P1 से लेकर के P5 तक जो है, इनका मैंने क्या किया कि इनका एवरेज वेट इज 45, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 225 kg आ गया। तो ये मेरे फर्स्ट 5 का टोटल वेट आ गया। फिर मैंने क्या किया कि लास्ट 5 का इन्होंने 55 kg दिया है, तो लास्ट 5 अगर ले तो इसमें हमें दिखता है कि भाई 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग वाले 5 में भी P5 आ रहा है, और लास्ट वाले 5 में भी 1 2 3 4 5 में भी P5 रिपीट हो रहा है, यानी P5 दो बार रिपीट हो रहा है। कोई नहीं, ये तो हमने एक ऑब्जर्व किया वहां पे, लेकिन इसका डेटा ये कहता है कि लास्ट 5 वाले को अगर हम ले ले तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज 275 kg। ये लास्ट 5 लोगों का वेट है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो 500 kg आ जा रहा है, और 500 kg में P5 का वेट दो बार एडेड है। तो अगर P5 का वेट दो बार एडेड है, तो मैं 500 kg में अगर P5 का वेट माइनस कर दूं एक बार, तो ये 450 के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि टोटल वेट तो इन लोगों का 450 है ना, किसी का वेट बढ़ा घटा नहीं है। बस डेटा इस तरीके से दिया है और इन्होंने बोला P5 का वेट फाइंड करो, तो हमने इस तरीके से P5 का वेट 50 kg फाइंड आउट किया। अब बताओ कि ये क्लियर है क्या तुम्हें? गॉट इट, चलो शाबाश। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। यश का आंसर आया है 47A। ओके,
47 ए आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है, ओके। फैजान का भी ए आया है, ओके। 30 seconds more, ladies and gentlemen. स्नेल आंसर नहीं है तुम्हारा? 47 आ गया, चलो। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, देर आर 13 टू डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 13 टू डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, यानी कि 1 3 5 इस टाइप से समथिंग। बट यहाँ पे नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म, वो सब हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बस ये बोल रहा है कि 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 13 ऐसे दिए हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। If 39 is the mean of first 5 such number, 39 is the mean of first 5। mean का मतलब एवरेज होता है। These words are used interchangeably। ठीक है, तो अगर पहले 5 का बोल रहा है 39 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं। अगर मुझे भाई इन पहले 5 नंबर का अगर एवरेज चाहिए तो मैं उसको इस जगह पे ले सकता हूँ बीच में। हमने जब क्लास स्टार्ट किया था उसी समय पे देखा था कि कुछ नहीं, अगर नंबर एकदम सेम डिफरेंस हो उनके बीच में तो हम बीच का नंबर जो है उसको मीन ले सकते हैं। करेक्ट, तो मैं 39 यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये क्या बोलता है कि भाई 39 इज द फर्स्ट 5। अगर ये 39 है तो ये 37 होगा, ये 35 होगा, उसी तरीके से ये 41 होगा, ये 43 होगा। इस तरीके से सीरीज चल रही होगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आगे हम पढ़ते हैं। ये बोलता है इफ देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स। 13 नंबर्स का मीन, टोटल 13 नंबर्स के मीन कितने होंगे? 13 नंबर का मीन बोल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर्स हैं, इसका मीन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। सेवंथ पोजीशन पे मीन होगा, क्योंकि उसके इस तरफ 6 इस तरफ 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और इधर पे 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर। एकदम सेंटर पे कौन सा होगा? जो सेवंथ पोजीशन पे नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन पे 39 है, फोर्थ पोजीशन पे 41 है, फिफ्थ है, सिक्स और सेवंथ का हमें निकालना है। तो अरे भाई कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 47। आंसर इज 47। सिंपल लॉजिकल, एकदम कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। लॉन्ग हो गया, हाँ। यस, तो इसको ना हम कैलकुलेशन से हम नहीं करेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्लेसेस वगैरह को इस तरीके से ध्यान में रख के करेंगे। कैलकुलेशन से आएगा आंसर, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बट इससे थोड़ा आसान तरीके से आएगा, है ना? क्योंकि हमारे पास तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मीन होता क्या है। हाँ, लेकिन वही अगर देखो इस क्वेश्चन में ना यूपीएससी एक्चुअली यही देख रहा था कि भाई तुम कितना अपना लॉजिक लगा पा रहे हो। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर अगर सेम टू सेम वर्डिंग में थोड़ा बहुत बदलाव होके क्वेश्चन आया तो सर मैं इस तरीके से ही करूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आया, इसलिए आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ना इस तरीके से ही लिखा है कि फर्स्ट 5 का एवरेज, तो फर्स्ट 5 में ये सेंटर वाला आएगा। अगर उन्होंने फर्स्ट 4 बोल दिया तो हो जाएगी दिक्कत। मीन डालिए, हाँ। हाँ हाँ, बीच का लेते हैं, या इनडायरेक्ट हिंट थी, सही बात है। और अगर हम स्टैटिस्टिक जो हमने बचपन में पढ़ा है तो उसमें मीन मीडियन मोड पढ़ रहे थे, उसमें भी मीन हम ऐसे ही पढ़ते थे स्टैटिस्टिक में भी। चलो ठीक है,
आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट्स ऑन स्क्रीन, इसको अटेम्प्ट करो। गुड फैजान, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर करेक्ट है। जीरो पॉइंट कितना बोला तुमने राशि? 8 इंच, ओके, सी बोल रही हो है ना? ठीक है, ये का आंसर आया मेरे पास। हाँ, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, राशि के अलावा। राशि, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? सी आ रहा है तुम्हारे भी इसमें? ओके, दो आंसर आए हैं मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 6 देख लेता हूँ मैं। Average marks of 100 students are given to be 40.
इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स, हाँ कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। Average marks of 100 students given to be 40. It was found later that marks of one student which was, हाँ marks of one student। यश तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। स्वास्तिक कहाँ हो तुम लोग? लास्ट 1 मिनट, 1 मोर मिनट ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा सोल्यूशन। प्रथमेश तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है। फैजान, अच्छा फैजान ने बोल दिया सर आप ही समझाओ। ठीक है, 30 more seconds and we will start with the solution। तुम्हारा आंसर आया? नहीं आया, एक्सप्लेन करें, ठीक है। चलो फिर अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले से आराम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये बोलता है कि द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डे वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंचेस, ठीक है। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डे वाज इन द रेशियो 4:3। एवरेज ऑफ 6 डे वाज 0.5 इंच। व्हाट इज द रेनफॉल ऑन द फिफ्थ डे? तो ये पहला चीज तो ये बता रहा है कि टोटल हमारे पास 6 दिन का डेटा है। तो 6 दिन का डेटा यानी कि D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6 का डेटा है। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है एवरेज ऑफ द 6 डे वाज 0.5 इंच, यानी कि 6 दिन का अगर एवरेज ले तो 0.5 इंच है। अगर 0.5 इंच एवरेज है तो उसको तो टोटल रेनफॉल कितनी हुई होगी? 0.5 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 6 विच इज इक्वल टू 3 इंचेस। 3 इंचेस टोटल रेनफॉल हुई होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल। अभी हमारे पास इतना डेटा है। इसके अलावा फिर क्या बोलते हैं, दी एवरेज रेनफॉल ऑफ द फर्स्ट 4 डे वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंच। पहले 4 दिन का अगेन इसने बोल दिया कितना, 0.4 इंच। अगर पहले 4 दिन का 0.4 है तो टोटल टोटल रेन इन फर्स्ट 4 डेज कितना होगा? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.6 इंच। तो हमारे पास दूसरा डेटा ये है। अब अगर पहले 4 का 0.6 इंच है तो लास्ट वाले 2 का कितना होगा? टोटल में 0.6 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना टोटल कितना था, 3 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 1.4 इंच। यानी कि ये बताता है कि भाई 1.4 इंच रेनफॉल लास्ट 2 डेज में मिलके हुई है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो डेटा है उससे हमें ये पता चला है कि आखिरी का जो 2 दिन था डे 5 एंड डे 6 उसमें टोटल रेनफॉल 0.4 इंच की हुई है, ठीक है। टोटल रेनफॉल अगर 0.4 इंच की हुई है, और ये क्या बोलता है कि इन जो रेशियो है लास्ट 2 डेज का वो कितना है, 4:3। यानी कि इसका कहना है कि भाई D5/D6 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो टोटल अगर 0.4 है तो इसको हमें 4 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है 1.4 को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि टोटल दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये होता है कि अगर 4:3 के रेशियो में सपोज D5/D6 है, इसका मतलब अगर सपोज कर लो, मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में भी बात करने वाला हूं, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर डे 4 में को 4 इंच बारिश हुई है तो डे 5 में 3 इंच बारिश हुई होगी,
ऐसे बोल सकता हूँ, यानी कि टोटल टोटल अगर 7 इंच बारिश हुई है, टोटल अगर 7 इंचेस रेनफॉल हुई है, तो उसमें से 4 इंच रेनफॉल कब हुई थी? 5th डे में, और 3 इंच हुई थी 6th डे में। टोटल मैंने निकाला था ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कर लो भाई, यहाँ पे पूछा गया है 5th डे का पूछा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि अगर मुझे 5th डे का चाहिए तो D5 बाय टोटल ऑफ D5 प्लस D6, यानी कि 4 + 4 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितना दिया, 1.4 दिया है, तो D5 का निकाल लो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो कितना आ जाएगा? तो अगर वैसा है तो तुम कैसे करोगे इसको? D5 का कितना था यहाँ पे? D5 का वैल्यू कितना था? D5 का वैल्यू था हमारा 4 था ना, 4/7, इसको करो सॉल्व। 7 को अगर तुम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो 1.4 आएगा। उसी तरीके से 4 को भी तुम 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 0.8। तुम्हारा 0.8 आंसर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है हमने इसको, या रिपीट करना है, या नहीं समझ में आया? बताओ। फैजान, इज दिस क्लियर टू यू कि हमने इसको कैसे किया? हमने इस रेशियो का टोटल निकाला 7, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल दिया हुआ था 1.4, और हमसे 5th डे का पूछा है, तो 5th डे का 4/7 हो जाएगा, ठीक है, 4/7, ठीक है। तो उस तरीके से 1.4 अगर टोटल है तो इसका कितना होगा, ऐसे करके हमने इससे निकाल लिया। प्लीज रिपीट सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, प्रथमेश। अच्छा, प्लीज रिपीट सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि the rainfall on the last 2 day was the ratio 4:3। इसका मतलब है कि डे 5 और डे 6 में जो बारिश हुई है, वो बारिश 4:3 के रेशियो में हुई है। यानी कि अगर सपोज कर लो कि आखिरी के 2 दिनों में अगर 7 इंचेस बारिश हुई थी, तो उसमें से 5th डे में तुम्हारी 4 इंच बारिश हुई है, और 6th डे में तुम्हारी 3 इंच बारिश हुई है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, प्रथमेश? आया कि दोबारा बताना है? ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि 5th डे, यहाँ पे 5th डे का ही हमसे डेटा पूछा है ना, तो हमें पता चल गया कि 5th डे 4/7 बारिश हुई है, ठीक है। टोटल 7, अगर 7 इंच बारिश हुई हो, तो 4th डे 4 इंच बारिश हुई है। अगर हमारे पास ये डेटा है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या है, 1.4 इंच बारिश एक्चुअली हुई थी, तो यहाँ पे इसको निकाल लो। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शंस निकालना, ठीक है। इसको ही कहते हैं प्रोपोर्शन निकालना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन मैंने ऐसे ही निकाला, 0.2 जो है वो इसका कॉमन मल्टीपल है, इसका भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर, यश क्लियर है? स्वास्थ्य क्लियर है? फैजल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, वैसे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। हम्म। उस तरीके से किया तुमने, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, बट भाई लॉन्ग। तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बना था ना उसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बना था ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर वगैरह टाइप नहीं बना था ना? सिम। हाँ ठीक है, चलेगा यार, कुछ नहीं होता, चलेगा वो, दिमाग लगना चाहिए बस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे जाते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को करो। हाँ, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ये कर लेना, मतलब टाइपो हो गई है यहाँ पे।
इसमें ये है, इट वाज लेटर फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट है, ठीक है, मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट। फिर से कर देता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से, मार्क्स ऑफ वन, ठीक है, मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट। यश का आंसर आ गया 39.7, तुम्हारा भी 39.7 है, राशि का भी आंसर आ गया है, दो आंसर आ गए हैं। चलो कोई नहीं, बाकी लोग टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम, 2-3 मिनट ले लो, आराम से सॉल्व करो। ओके, इसका नेक्स्ट ना, उसका भी नेक्स्ट, अच्छा रुको, 1 2 3 39 आ रहा है तुम्हारा, 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट, ये वाला बोल रहे हो राशि? द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 years if all the 3 students are of same age होगा, ठीक है, सार के जो है ना सेम एज होगा, are of same age and the difference between the age of teacher and each student is 20 years, then what is the age of teacher? Yes. ओके, चलो फिर हम ये वाला क्वेश्चन देखें क्या? यश का आंसर तो पहले ही आ गया था, कोई नहीं यार, टेक 30 seconds मोर, 30 seconds मोर, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। स्वास्तिक, आंसर बताओ फटाफट। ओके, प्रथमेश का आंसर बी है। ओके, चलो फिर अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि दी एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, ठीक है, 100 स्टूडेंट का मार्क कितना है, 40 है एवरेज, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 शुड बी द टोटल मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी 4000 मार्क सारे के सारे स्टूडेंट लेके आए, ठीक है। It was found later that mark of one student was 53 which was misread as 83। बोला यार एक बंदे का, इन लोगों ने जब कैलकुलेट किया ना, तो एक बंदे का 53 मार्क आया था, बट उसका मार्क्स गलती से 83 पढ़ लिया और वो डेटा में आ गया, उससे जो इनका मीन आया था वो 40 आया था। तो अब इसको करेक्ट करके मीन कितना आएगा, ये सवाल है।
तो 40,000 था, अगर गलती से रीड कर लिया गया था 83 इंस्टीड ऑफ 53, यानी कितना मार्क्स ज्यादा काउंट कर लिया है इन लोगों ने, 83 माइनस 53, यानी कि 30 मार्क्स, 30 मार्क्स इन लोगों ने ज्यादा काउंट कर लिया। यानी कि ये 4000 जो टोटल मार्क आया था उसमें से 30 नंबर घटा लो ना, 30 नंबर घटा लो, ठीक है, और फिर सेम 100 से डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, 100 बच्चों का एवरेज निकालना है तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3970 डिवाइड बाई 100, यानी कि 39.7, 39.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। स्नेहल ने जो इसको किया है, अगेन वही वाला तरीका जो हम इसके पहले भी एक बार डिस्कस किए हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, एकदम दिमाग में, दिमाग से कैलकुलेट करना है इसको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, सेम चीज है, एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40, ठीक है, 100 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 53 एंड 83, यानी कि 30 का डिफरेंस आ रहा है। 30 का डिफरेंस अगर आ रहा है तो पहले 83 था, एक्चुअल 53 है, तो एवरेज तो कम होगा, एवरेज कम होगा। अगर एवरेज कम होगा तो सबसे पहला जो, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा सा हमें पता है कि भाई ऐसा है कि इसमें ऑप्शन सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया है ना, सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, बचा ए और बी, 50-50 पे आ गए। ठीक है, अब ए और बी बचा है तो कोई नहीं, अब हम ये देखते हैं कि सर अगर 30 मार्क का डिफरेंस है तो एवरेज तो कम होगा, पहला चीज, कितना कम होगा, 100 बच्चों में 30 मार्क बढ़ जाएगा, जो 30 मार्क है वो सारे 30 बच्चों में बटना है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं सर, यानी कि 0.3 मार्क्स, यानी सबके से 0.3 कम कम कर लो, क्योंकि एवरेज वेट वही होता है ना कि भाई सबका इतना इतना वेट है, ऐसा हमने एज्यूम कर लेते हैं ना, तो 0.3 माइनस कर लो, तो सब पहले कितना था, 40 था, 40 में 0.3 माइनस कर लो, 39.7 आ गया आंसर। ऐसे करके इसने किया, बहुत अच्छा तरीका है, गुड। तो तुम इस तरीके से भी सोच के कर सकते हो, वरना फिर ये तो अपना है ही। हाँ, उसमें अटक जा रही हो, समझ गया मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं इसमें, मतलब मैं इसीलिए ये चीज, पता है तुमने जो कैलकुलेशन बताया ना, पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं उसी तरीके से बताता हूँ, स्टार्टिंग में ही इस तरीके से बताता हूँ, इसलिए जब तुमने मुझे टोका ही, बोला ही ना कि सर मैंने इसको ऐसे, मेरे दिमाग में आ गया था कि तुमने वैसे ही किया है, ठीक है। लेकिन क्या क्या है ना कि इस तरीके से मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बेसिक क्लियर 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 रहे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं कर रहा, देख रहे हो, हर दिन लगभग अराउंड हमारे 10 क्वेश्चन का एवरेज है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मेरा ये रहता है कि तुम ना अपने बेसिक को क्लियर कर लो, बाकी शॉर्टकट्स तो तुम खुद से निकाल लो अगर तुम्हारा है, नहीं तो बेसिक से करो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, प्रथमेश का भी आंसर बी आया था, गुड। स्वास्थ्य क्लियर है क्या, कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को। फैजान क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 54 आंसर आया है राशि, तुम्हारा भी, गुड स्नेहल, दोनों का आंसर डी आया है, बाकी सॉल्व करो। यश का भी आंसर 54 आया है, ओके।
सेम सेम सेम। ओके, प्रथमेश का भी आंसर डी आया है। स्वास्थ्य का तुम ढीले पड़ रहे हो यार, क्या हो गया? फैजान, आंसर? चलो, अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो 30 सेकेंड्स और ले लो, कर लो सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, C1 प्लस C2 अलोंग विद देयर पेरेंट्स, है ना, पापा एंड मम्मी। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। तो दोनों बच्चे प्लस माँ, इनका अगर एवरेज वेट लिया जाए तो वो कितना बोलते हैं? 50 kg है। यानी 50 kg मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेता हूँ, यानी टोटल वेट मदर प्लस टू चिल्ड्रन का कितना है? 150 kg। ठीक है, इसके बाद अगला ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस फादर का वेट, ये टोटल है कितना? 60 kg है। 60 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 52 kg है ना, आई एम सॉरी। ठीक है, 52 kg है। तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 156 kg। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। हमें इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों बच्चों का वेट तो बराबर है। अगर इन दोनों के वेट में, एवरेज वेट में, मतलब टोटल वेट में डिफरेंस आया है, तो टोटल वेट में डिफरेंस किसके वजह से होगा? फादर और मदर के वेट की वजह से आया होगा। यानी कि समझ में आ रहा है कि फादर हैवी है मदर से, है ना, तभी इसका 156 है। तो फादर और मदर के बीच में अगर वेट डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना होगा? 156 मल्टीप्लाइड बाय 150, विच इज इक्वल टू फादर माइनस मदर इज 6 kg। यानी कि फादर का जो एज है वो मदर से 6 किलो ज्यादा है। चलो आगे क्या डेटा दिया हुआ है? ये डेटा बोलता है कि भाई इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर। तो बोलता है फादर का वेट है 60 kg। तो ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, फादर का वेट है 60 kg, 60 माइनस एम इज इक्वल टू 6 kg। यानी m इक्वल टू 60 माइनस 6, यानी कि 60 माइनस 6 इक्वल टू 54 kg इज द वेट ऑफ मदर। आंसर इज डी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको करने में इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। स्वास्थ्य क्लियर है? समझ में आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन?
फैजान गुड, स्वास्तिक गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। ये सेम होगा, ठीक है ना, दिस इज सेम एज। यहाँ जो सार लिखा है ना इसकी जगह सेम कर लेना, सेम एज। हाँ, ऑप्शन सी है। अच्छा, आई गॉट वन आंसर। सी आया तुम्हारे भी स्नेहल? ओके, ठीक है, बाकी लोग करो सॉल्व। 6 का भी आंसर सी आ गया है, स्वस्तिक का भी सी आया है। ओके, चलो गुड यश, गुड स्वस्तिक। फैजान आंसर बताओ। प्रथमेश आंसर बताओ। 30 seconds more, then we will start with the solution. हो गया? सी आ रहा है तुम्हारे भी? ओके, चलो ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ओके, गुड फैजान, फैजान का भी सी आया है। अब देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बोलते हैं एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। यानी कि टीचर प्लस स्टूडेंट सबका एवरेज कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, तो एंड इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। देखो ये बोल रहे हैं कि इस क्लास में ना बच्चे हैं, सबका एज बराबर है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि एज ऑफ स्टूडेंट्स एस ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि एस जो है वो 3 स्टूडेंट का वेट होगा, एज होगा, और टीचर का जो एज होगा वो कितना होगा? एस प्लस 20, यही दिया हुआ है ना? सॉरी, कहाँ चला गया, ये नीचे दिया हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन ईच। हाँ, ठीक है, एस प्लस 20 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एवरेज कितना दिया है? 20 ईयर्स, 20 ईयर एवरेज है, तो टोटल कितना आएगा? टोटल इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, करेक्ट? यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4s प्लस 20 इक्वल टू 80। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4s इक्वल टू 60। 20 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80 में, तो 60 आ जाएगा। और s इक्वल टू मैं 15 लिख सकता हूँ।
यानी 15 ईयर्स जो है वो स्टूडेंट का एज हो गया। और स्टूडेंट का एज अगर 15 साल है तो टीचर का एज कितना होगा? 15 + 20 ईयर्स है टीचर का, यानी टीचर का एज कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज सी, 35 ईयर्स। क्लियर? क्लियर है सबको? प्रथमेश क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ ये? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करो सॉल्व। इसका आंसर क्या है? सी, रिमेन सेम। ओके, ये क्वेश्चन ना सॉल्व करने वाला नहीं है, ये लॉजिकल है बिल्कुल। यस, करेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाबाश। मेन उसका क्रक्स वही था। तीन अलग अलग क्लास होती तो फर्क पड़ता। अगर तीन अलग अलग क्लास होती तो क्या होता बताओ उसने, राशि? अगर ये तीन सेम क्लास के ग्रुप हैं लेकिन अगर अलग अलग क्लास के ग्रुप होते तो क्या होता आंसर? किसका ज्यादा होता? यस, एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी हमें इसमें पता ही नहीं है ना कि किसका ज्यादा है किसका कम है, तो हम वैसे बता ही नहीं सकते। तो अनप्रिडिक्टेबल रहता। चलो ठीक है, गुड। ये बताता है कि कौन सा प्लेयर है तुम लोग का। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे आंसर आया है रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम सबका। चलो, गुड गुड। स्वास्तिक, फैजान, यश, प्रथमेश, सबका सेम आंसर है। देखो ये क्वेश्चन बोलता है कि इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप ए बी एंड सी। इन अ क्लास, एक ही क्लास है, उसी क्लास में 3 ग्रुप है, ए बी और सी। ठीक है, एक ही क्लास है। मतलब मान लो कि 3 रो है ना यहाँ पे, बेंचेस के यहाँ पे 3 रो है, एक बेंच है, दूसरा बेंच है, तीसरा बेंच है। अब ये क्या बोलता है, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम बेंच वन, मतलब ग्रुप ए से उठ करके वो चले जाते हैं बेंच बी पे, यहाँ पे ग्रुप बी में, और यहाँ से 2 स्टूडेंट उठ के सी पे चले जाते हैं, तो फिर एवरेज वेट ऑफ द क्लास में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे तो उतने ही है, बस डेस्क बदल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल रिमेन सेम। ठीक है, आंसर सी रहेगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को करो। सिक्सटी टू आंसर है राशि।
62 यश का भी आंसर आया। ओके, टेक 2 more minutes ऑफ टाइम, 2 मिनट और ले लो, सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 मिनट, जल्दी करो। फैजान, स्वास्तिक, स्नेहल। प्रथमेश, आंसर बताओ फटाफट। 30 सेकेंड्स मोर, फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। 62 आया, ओके चलो। स्वास्तिक का आंसर भी 62 आया। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोलता है कि भाई एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग इज 46.4। मतलब 50 मैच विराट कोहली है, ठीक है, 50 मैच खेला है वो। 50वां मैच है, वहां तक जब वो अपना एवरेज देखता है तो वो बोलता है कि मेरा 46.4 जो है एवरेज आ रहा है, मतलब लगभग 46.4 मैं स्कोर करता ही हूँ हर मैच में। आफ्टर 60th इनिंग जब वो 60 मैच खेल लेता है तो उसके बाद वो वापस देखता है कि मेरा एवरेज बढ़ा क्या। तो ये देखता है कि भाई उसका एवरेज जो है ना 2.6 से बढ़ चुका था, उसका एवरेज 2.6 से बढ़ गया था। तो ये बोल रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग, यानी कि लास्ट 10 इनिंग में उसने कुछ तगड़ा ही खेला होगा आखिरी 10 मैच, जिसकी वजह से कि उसका एवरेज बढ़ गया, है ना। तो ये बोलता है कि उसका उसका एवरेज बताओ, आखिरी के 10 इनिंग का एवरेज क्या था। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे। हम ये देखेंगे कि फर्स्ट 50 मैच में टोटल स्कोर कितना बनाया होगा उसने। फर्स्ट 50 मैच में उसने टोटल स्कोर कितना बनाया होगा। टोटल स्कोर कितना होगा उसका, 50 मल्टीप्लाइड बाय 46.4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 20, 0 2 कैरी एंड 5 प्लस 2 32, 2 3 कैरी, फिर 20 प्लस 3 23, 2320 रन आ जाते हैं। सही है। इसके बाद फिर बोलता है कि आफ्टर 60th इनिंग हिज स्कोर इंक्रीज, एवरेज इंक्रीजेस बाय 2.6। तो 60 मैच का अगर हम टोटल स्कोर देखते हैं इसका, तो वो कितना आता है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 46.4 प्लस 2.6, है ना, विच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 49, है ना, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 है, तो इसको हम 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर सकते हैं।
50 मल्टीप्लाइड बाय 49 को अगर सिंपल तरीके से करना है तो इसको 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर लो और -50 कर दो, उसमें आंसर 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 का आ जाएगा, है ना। 5 5 से 25, यानी 2500 माइनस 50 मतलब 2450, सही है। यानी 2450 रन्स उसने स्कोर किए अपने 60 मैचेस में। तो इसने लास्ट 10 मैचेस में कितने स्कोर किए होंगे? ऑब्वियसली इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओ आई एम सॉरी, फिर तुमने बोल कैसे दिया? हाँ सर 2450 आएगा। ओके चलो भाई, हाँ तो ये 60 हो गया ना। 60 मल्टीप्लाइड बाय 49, 60 मल्टीप्लाइड बाय 49 कितना? 2940, ठीक है। तो ये 2940 रन्स इसने स्कोर किए। अब मेरे पास दो डेटा है। पहला डेटा ये बोलता है कि भाई 50 मैच में, 50 मैच जब खेला था तो 2320 रन बनाया था विराट कोहली ने 50 मैचेस में टोटल। 60 मैच जब उसने कंप्लीट किए तो उसने 2940 रन बना लिए। अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं ये बता सकता हूँ आखिरी के 10 मैच में उसने कितने रन बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 2940 माइनस 2320 कितना आता है? हाँ 620, 620, ठीक है। यानी 620 रन उसने बनाए हैं लास्ट 10 मैचेस में। अगर उसने लास्ट 10 मैचेस में 620 रन बनाया तो एवरेज कितना बनाया था? यानी 62 के एवरेज से ये खेल रहा था लास्ट के 10 मैच। क्लियर है? चलो शाबाश। स्वास्तिक क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुए हैं, कैसे हमने सॉल्व किया है इसको? 62, हाँ गुड स्वास्तिक। इसके अलावा फिर प्रथमेश, फैजान को क्लियर है, ओके गुड। प्रथमेश तुम्हें क्लियर है क्या? गुड प्रथमेश। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो और बताओ क्या होगा आंसर। नीदर वन और टू? अच्छा, बाकी किसी का आंसर है? अरे 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 अरे, अरे। फैजान ने बोला सर डी होगा आंसर, नीदर वन नॉट टू। स्नेहल ने भी बोला है नीदर वन नॉट टू। राशि क्या बोलते हो? अच्छा प्रथमेश बोल रहा है सर ये आंसर होगा। स्वास्तिक बोल रहा है ए आंसर होगा। अच्छा, ये तो अहमदाबाद वर्सेस दिल्ली हो गया यार, ए वर्सेस डी। यश भी बोल रहा है सर डी होगा, नीदर वन और टू। ए होगा राशि? ओके, राशि भी बोल रही है ए होगा। यार कोई तो बोल दो बी होगा। सी मुझे सबसे अच्छा लग रहा है।
बी और सी कोई बोल ही नहीं रहा, जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर देर आर टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। तो दो क्लास है यहाँ, क्लासेस कौन से हैं, ए है और बी है, दो क्लास। ये बोलता है कि भाई इसमें 25 बच्चे हैं, ए में टोटल 25 बच्चे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है, किसी काम के नहीं है कितने बच्चे, ठीक है। 25 बच्चे हैं ए में और बी में है 30 बच्चे। इन क्लास ए दी हाईएस्ट स्कोर इज 21। ए में जो हाईएस्ट मार्क है वो 21 है एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17। एक एग्जाम होता है 25 बच्चों का, उसमें ए क्लास में जो 25 बच्चे हैं उसमें हाईएस्ट स्कोर है 21 मार्क का है। लेकिन हाईएस्ट स्कोर केवल एक ही हो, कोई जरूरी तो नहीं है ना। हाईएस्ट मार्क्स दिया है, दो बच्चों को भी हाईएस्ट मार्क आ सकता है, रैंक वन पे दो लोग आ सकते हैं, तीन तीन भी आ सकते हैं। उसी तरह लोएस्ट मार्क 17, 10 को भी आ सकते हैं लोएस्ट मार्क, ठीक है। वैसे ही जो क्लास बी है इसमें क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर इज 30 मार्क and the lowest score is 22 mark, 22 is the lowest score, 30 is the highest score। अब ये अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, क्लास ए से क्लास बी में 4 बच्चों को हम भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कि इसमें से कौन से सही हैं। पहला बोलता है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, अगर मैं क्लास ए से जो सबसे कम स्कोर किए हुए लड़का है उसको अगर मैं क्लास बी में भेजूं तो उस तो एवरेज स्कोर क्लास बी का कम हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर एकदम टॉपर को भेजूं तो कम होगा या नहीं होगा? तो भी होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे कम मार्क लेके आया ना वो 22 नंबर है और इस क्लास से जो टॉपर है वो 21 नंबर लेके आया है, बताओ। ठीक है, तो अगर मैं इससे टॉपर्स को भी 5 6 10 टॉपर को भी भेज दूंगा ना तो भी इसका एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि इनका एवरेज 30 और 22 के बीच में आएगा, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क के बीच में आएगा। और इनका जो है वो यहाँ 17 21 के बीच में है। अगर मैं टॉपर्स को 21 वाले को भी भेज दूंगा ना तो भी ये कम कर देगा एवरेज को। इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो सही दिया हुआ है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। सर मैं टॉपर्स को भी डाल दूं तो भी कम होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। इसका कहना है कि क्लास ए का ना डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मैं कहता हूं कि भाई इससे ना सबसे जो फुद्दू बच्चे हैं ना, ये जिन्होंने 17 स्कोर किया है मिनिमम मार्क्स लाने वाले, इनको मैं बी में डाल देता हूँ, मिनिमम मार्क्स लाने वाले बच्चों को बी में डाल देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज तो तब होता ना अगर इसमें लिखा होता कि हम उनको ही भेज रहे हैं जो सबसे कमजोर है ना। यहाँ पे क्या है, हम किसी को भी भेज सकते हैं, अगर हमने टॉपर्स को भेज दिया तो एवरेज तो डिक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली इंक्रीज कैसे होगा? नहीं हो सकता है। डेफिनेटली इंक्रीज तभी होता अगर लिखा होता कि एकदम ही फुद्दू बच्चों को हम भेज रहे हैं, वहां पे जिनके स्कोर सबसे कम है उनको हम बी में भेज रहे हैं, तभी उसके बाद होगा। कंफ्यूज हो गई? देखो क्लास ए में सबसे हाई हाई स्कोर करने वाला 21 है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि क्योंकि इसका सब जो टॉपर है उसका मार्क भी यहाँ पे मिनिमम मार्क लाने वाले से कम है, तो अगर मैं टॉपर्स को भी भेजता हूँ तो भी इसका एवरेज कम हो जाएगा क्लास का। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि डेफिनेटली जो है सर, अगर आप 4 बच्चों को यहाँ से भेजते हो ना तो एवरेज जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैं बोलता हूं अगर ऐसी बात है तो मैं करता हूं ना, टॉपर्स को ही भेज देता हूँ यहाँ से, सारे टॉपर्स को उस क्लास में, तो क्या एवरेज इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है सबको? ठीक है, आज घर पे जाकर के ना एक बार आ, सारे क्वेश्चंस को ना दोबारा करना, ठीक है, रिवाइज करना एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से करके देखना, तुम्हारा एकदम से क्लियर हो जाएगा एवरेज का टॉपिक। ये सिंपल टॉपिक है, इसके क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ओके, इस तरीके से करो। और देखो मैंने ना इसमें एक चीज ये छोड़ी है कि पिछले 2 साल का मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। एक आध टॉपिक में मैंने इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं कि एक आध में नहीं किया, बट
उसको इसलिए किया क्योंकि मुझे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करवाने थे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स में, मैक्सिमम इन द सेंस कि 90% ऑफ द टॉपिक का मैंने पिछले 2 साल का सी सेट का नहीं टच किया। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए एक बार सिलेबस, तो वो जो लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप यूपीएससी का पेपर उठाओ और उसको अटेम्प्ट करो, और आप देखो कि उसमें आप स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने पिछले 2 साल का जानबूझ करके लिया ही नहीं है, कि आप खुद से करके देखो। और एक बार आपने यूपीएससी के पेपर को आपने अटेम्प्ट किया और आपको आ गया ना सक्सेस, तो आपको कोई मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैं आराम से सक्सेस से स्कोर कर सकता हूँ। अगर पिछले 2 बार में तुमने कर लिया है तो तुम ये रखो। लेकिन ऐसे मत सोचना कि भाई 33 के ऊपर आ गया तो नहीं, 50% के ऊपर आना चाहिए, 50% के ऊपर में आना चाहिए। अगर 50% के ऊपर नहीं आता है तो तुम मॉक टेस्ट दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं भी देते हो, टाइम बचाना है बचाओ, GS1 की तैयारी करो, ठीक है, अगर 50% के ऊपर स्कोर हो रहा है तो। चलो, एनीबडी हैज एनी डाउट? दोज आर ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको भी कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो फिर हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को आज यहाँ पे। कल फिर से मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। चलो फिर, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।